नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड का खजांची कहे जाने वाले हाजी वसी के कई राज का फाश पुलिस कर चुकी है। पूछताछ में पता चला कि उसने जो 300 करोड़ का साम्राज्य खड़ा किया, उसमें एक बड़ा हिस्सा अरब देशों से मिला। यह हिस्सा उसे मदरसे को चलाने के नाम पर मिला। इसी अकूत संपत्ति के बल पर उसने मुस्लिम इलाकों में अपनी न सिर्फ पैड बनाई, बल्कि कई अपार्टमेंट और बिल्डिंग भी खड़ी कर ली। पिछले 15 से 20 साल में हाजी वसी उस मुकाम तक जा पहुंचा जहां से वो कानपुर शहर को सुलगाने वाली गहरी साजिश का हिस्सा बन बैठा। जाहिर है ऐसे कई छिपे हाजी वसी हैं जिनका हिसाब होना भी बाकी है। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है, मजहबी डोनेशन से कट्टर पंथ वाला कोर्स कब तक? कानपुर का डर्टी माइंड कैसे हुआ मालामाल? नफरत वाली हवा का क्या है गुल्लक कनेक्शन? फंडिंग वाले दंगे का कहां तक साजिश के हैं तार? बुलडोजर वाले तसल्ली बख्श इलाज से क्या निपट जाएंगे दंगई? इन्हीं तमाम सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। जैसे जैसे कानपुर हिंसा के मामले में तफ्तीश आगे बढ़ रही है, नित नए खुलासे सामने आ रहे हैं। 3 जून को शहर में हुई हिंसा को लेकर आज हम एक और बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। पुलिस की कैद में खड़ा ये शख्स हाजी वसी है। जानकारी के मुताबिक हाजी वसी ही वो शख्स है जिसने कानपुर को सुलगाने में मदद की। हिंसा फैलाने के लिए हयात जफर हाशमी के साथ 1 करोड़ की डील की थी। ये भी जान लीजिए कि आखिर हाजी वसी जैसा नफरत का कारोबार करने वाला बिल्डर करोड़पति कैसे बना। दरअसल इस हिंसा के पीछे क्राउड फंडिंग करने वाला बड़ा दबंग बिल्डर हाजी वसी अरबी भाषा का बहुत बड़ा जानकार था और आए दिन वो अरब देश जाता था। कानपुर हिंसा की ये तस्वीर 1 महीने पहले की है, लेकिन जहन में अभी भी ये तस्वीर ऐसे ही कौंध रही है। हिंसा को भड़काने वाला मास्टरमाइंड हयात जफर का खजांची कहे जाने वाले हाजी वसी का सल्तनत 300 करोड़ का बताया जा रहा है। हाजी वसी बच्चों की पढ़ाई करते वीडियो बनाकर अरब देशों में भेजा करता था और मदरसों के नाम पर चंदे इकट्ठा करता था। हाजी वसी अरब देशों में खाड़ी देशों की यात्रा करता था और बच्चों के बकायदा वीडियो बनवाता था उनके पढ़ते हुए, और इन वीडियो को दिखाकर ही बकायदा जो अरब देश के शेख हैं उनसे लंबी तगड़ी वसूली करता था और उन्हीं वसूली से अवैध बिल्डिंगों का निर्माण करता था और धीरे धीरे उसने इसी तरह से अपना एक बड़ा साम्राज्य इकट्ठा किया था। चंदे वाले गोरख धंधे से जुड़ा हाजी वसी पुलिस की कैद में है, लेकिन इतने रुपए अरब देशों से चंदे के रूप में उसकी जेब तक आते रहे। करोड़ों रुपए का इस्तेमाल उसने कहां किया, इसकी जांच जारी है। लेकिन और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा दें अशोक पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, सूफी कौसर हसन मजीदी जी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी खान का एसोसिएशन। आप दोनों का स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं पूर्व डीजी उत्तर प्रदेश सूर्य कुमार शुक्ला, आपका भी स्वागत है। और इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं सहयोगी अमित सिंह कानपुर से। सबसे पहले अमित, आपका रुख करेंगे, जरा हाजी वसी की क्रोनोलॉजी समझाइए दर्शकों को। देखिए, आज से 20 साल पहले एक शख्स जो कि धागा बनाने का कारोबार करता था, लेकिन चूंकि वो अरबी भाषा का अच्छा खासा जानकार था तो अपने एक दोस्त की मदद से वो अरब देशों के चक्कर लगाता था। जो त्योहार होते थे, शब बारात, बरावफात, इन सब में वो जाता था और वहां पर बकायदा जो शेख होते थे अरब के, उनसे वो बकायदा पैसे लेता था कि वो बच्चों को मदरसों में पढ़ाता है। इसके लिए बकायदा ज़कात की वहां पर मांग करता था और इसके लिए उसको अच्छी खासी रकम भी वहां
वहां से मिलती थी, लेकिन उन पैसों को वो बच्चों को पढ़ाई में न लगाकर अपनी अवैध जो उसका व्यापार था रियल एस्टेट का, उसमें धीरे धीरे वो पैसा बनाता गया और आज शायद 500 करोड़ के आसपास की उसकी संपत्ति है, अकूत संपत्ति है, जिसको लेकर हमेशा से कहा जाता है कि ये काले कमाई की सारी पूरा साम्राज्य खड़ा हुआ है, क्योंकि तमाम शहर में ऐसे लोग हैं, ऐसे सफेद पोश लोग हैं जिन्होंने हाजी वसी के साथ मिलकर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवाई हैं, अपना काला धन उसको खपाया है और इसका जो पूरा सूत्रधार है वो हाजी वसी है। हाजी वसी आप सोचिए कि एक समय साइकिल से चलता था, लेकिन आज 15 से 20 साल बाद आज वो BMW से चलता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलता है और शायद एक दबंग बिल्डर के रूप में उसको शहर में लोग जानते हैं। कानपुर में एक अच्छा खासा बड़ा नाम है और आप इसके रसूख का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जब उसको पुलिस ने पकड़ा था तो उसने कहा था आप किस बड़े अधिकारी को जानते हैं, आप उनको बुला के लाइए, मैं बता सकता हूं कि मैंने किसको हिस्सा नहीं दिया है। यानी तमाम ऐसी बातें हैं जो सवाल खड़ा करते हैं और कहीं न कहीं हाजी वसी के जो कनेक्शन है उसको लेकर बताते हैं। और हमने कल ही बताया था कि किस तरह इस हिंसा को फैलाने के लिए उसने 1 करोड़ की डील भी की थी और उसमें 10 लाख रुपए बकायदा कैश के रूप में दिए थे। कौसर हसन साहब, जाहिर तौर पर ये नफरती हवा फैलाने की साजिश कानपुर में रची गई, जिसे वक्त रहते काबू में कर लिया गया, लेकिन सवाल यही है कि आप दीन के नाम पर पैसे लेके आते हैं, तालीम के नाम पर पैसे लेके आते हैं और इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है। जाहिर तौर पर इस समाज में भी सब जानते हैं कि अचानक एक शख्स कैसे बड़ा आदमी बन जाता है और क्या कारगुजारी कर रहा है, सब जानते हैं, फिर भी खामोशी हमेशा बनी रहती है। देखिए, ऐसा है कि खामोशी बनी रहने की 2 वजूहात जी। पहली वजह ये है कि कोई भी इस तरीके के लफड़ों में पड़ना नहीं चाहता, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति इन सब चीजों में शामिल होगा तो जाहिर सी बात है, सूर्य कुमार शुक्ला जी बैठे हुए हैं तो पुलिस के एक्सपर्ट हैं कि अगर कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो फिर वो गवाह बनेगा और फिर उससे तमाम तरीके के साक्ष्य लिए जाएंगे, बार बार उसको बुलाया जाएगा और उसके बाद जो है वो और तमाम तरीके से प्रताड़ित होना पड़ेगा। और अगर वो किसी के खिलाफ खड़ा होता है तो जाहिर है ऐसे एलिमेंट जो है वो उसको परेशान करेंगे। कभी कभी क्या अक्सर ये होता है कि पुलिस जो होती है वो इन्हीं एलिमेंट के साथ खड़ी होती है, तो आवाज उठाने वाला आवाज उठा ही नहीं सकता है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं पिछले 3 सालों से आवाज उठाता रहा, तो पुलिस के जरिए ही आवाज दबाने के लिए हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखाए गए और दुनिया भर के तरीके से प्रताड़ित किया गया, तो इसलिए कोई आना नहीं चाहता। और दूसरी बात है कि एक वर्ग जो इनकी बातों से प्रभावित है, जो ये चाहता ही है कि जो इनका एजेंडा है ये उस एजेंडे को लागू कर रहे हैं, इसलिए खामोशी रहती है। तो एक बड़ा वर्ग जो है इन 2 कारणों से खामोश रहता है। सूर्य कुमार शुक्ला जी, जाहिर तौर पर एक पुलिस सेवा जिस तरीके से आपने दे रखा है और एक बड़ा एक्सपीरियंस आपका, जो कौसर साहब कह रहे हैं और जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने भी बताया कि जब हाजी वसी को गिरफ्तार किया गया उस वक्त उसने बोला कि हमने क्या कुछ नहीं किया, कौन सा बड़ा अधिकारी, नाम बताओ, तमाम चीजें। लेकिन सवाल इस बात को लेकर कि भारत में अगर शांति चाहिए, कानपुर में, उत्तर प्रदेश में शांति चाहिए, तो ऐसे लोगों को ढूंढने की जरूरत है। पता नहीं कितने हाजी वसी और होंगे जो अरब देशों से फंडिंग कराते हैं और भारत में, कानपुर में, उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे हैं सब जानते हैं। जो सिस्टम है, आखिर वो सिस्टम कैसे इनका पार्ट बन जाता है? इसके 2 पहलू जी। जैसे ये बात आई कि अरब देशों से धर्म के प्रचार के नाम पर पैसा ले आते हैं, जकात का पैसा जो सारी दुनिया के लोग हज करने जाते हैं मुस्लिम भाई, तो वहां वो दे आते हैं कि 4% अपनी आमदनी का जकात में दे आते हैं, तो बहुत पैसा इकट्ठा हो जाता है सारी दुनिया का जो हज करने जाते हैं। उस पैसे को ये लोग ये दिखा करके कि हम मुस्लिम गरीब बच्चों की तालीम दिलाएंगे, उनका इलाज कराएंगे, उनको गरीबों को ठीक करेंगे, बांटेंगे, ये इस नाम से ले आते हैं। अब इसमें 420 भारतीय दंड विधान का जुर्म बनता है, 467-68 का दंड विधान बनता है कि ये उसका दुरुपयोग करके बिल्डिंगें बनाने लगते हैं, अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। तो ये तो एक जुर्म हुआ, लेकिन इससे भी गंभीर जुर्म तब हो जाता है जब पत्थरबाजी के लिए या किसी दंगा कराने के लिए इसका इस्तेमाल पैसे का होने लगता है।
तब 147, 148, 149, 353, 332 इस प्रकार की, और राज्य के विरुद्ध एक तरह से ये समाज के विरुद्ध काम है 124 आईपीसी। तो ये इस तरह के काम और गंभीर हैं। तो उसमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट होता है कि विदेश से जो चंदा लाए हैं उसको आप दुरुपयोग नहीं कर सकते। अगर उसको करते हैं तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत भी आप दंडनीय अपराध करते हैं कि जिस काम के लिए लाए वो न करके आप उसे दुकानें बनवा रहे हैं, किराए पर बिल्डिंगें बनवाकर उठा रहे हैं। तो ये उसका लीगल पहलू हुआ। लेकिन इसमें जो सबसे खराब बात है और खतरनाक बात है कि अगर इस पैसे का दुरुपयोग दंगा कराने, पत्थरबाजी कराने या किसी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि कराने के लिए होता है तो ये सबसे गंभीर बात होती है। अच्छा, ये कोई नया मामला नहीं है। कई बार मुझे याद है कि बस्ती में था मैं, तो डीआईजी, तो वहां पर इसी तरह का मामला पकड़ा गया था और बाद में पता लगा कि वो कई ट्रेनों में ब्लास्ट करने के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है, कहीं बम रखने के लिए इस्तेमाल हो जाता है इस तरह का पैसा। तो इस पर पूरा हिसाब किताब होना चाहिए। ये अब तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने काफी इसकी सख्ती की है, चेकिंग की है। ठीक है, सिस्टम को मजबूत किया जाना चाहिए, लेकिन जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि सिस्टम को मजबूत शामिल है, अगर उनका भी नाम शामिल आता है तो ये शर्मनाक हम सभी के लिए। अशोक पांडे जी, सरकार, प्रदेश में भी सरकार, केंद्र में भी तमाम खुफिया एजेंसी, जांच एजेंसी, हर एक स्तर पर अपराध करने वाले, आर्थिक अपराध करने वाले, आखिर ऐसे लोग बच क्यों जा रहे हैं? या नजर में नहीं आते या नजरअंदाज कर दिया जाता है? मूल बात देखिए, बच कैसे जाते हैं, कहां बचे? प्रकाश में आ रहा है, इस तरह के लोग पकड़े जा रहे हैं। जब दंगे हो जाते हैं तब बच गए, जब पत्थर फेंके गए तब, उसके बाद तो प्रकाश में आया, उसके बाद तो सामने आया। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ये मत, ये देखिए आपको बता दें, जैसे पीएफआई है, सिमी है, इन लोगों ने जो अपना मकसद बताया, अदालतों में गए तो मकसद उनका ये था कि सामाजिक कार्यों को ये लोग करते हैं, ये निश्चित तौर पर लोगों की मदद करते हैं। लेकिन जब मामला प्रकाश में आया तो पता लगा उसकी आड़ में ये लोग दंगा कराने का काम करते हैं। वही चीज कानपुर में दिखाई दिया कि कोई भी मजहब हिंसा नहीं चाहता, निश्चित तौर पे नेक काम के लिए पूरे दुनिया से उनको चंदा मिला, मदरसा चलाने के लिए मिला, धर्म के प्रचार के लिए मिला। लेकिन कितना दुर्भाग्यजनक है कि उस आदमी ने अपने धर्म को के लोगों को, अपने मजहब को लोगों को धोखा देने का काम किया है। उसके बाद जो कानपुर में हिंसा हुई है उसका दंड तो पाएंगे ही। देखिए, जिम्मेदारी उससे बड़ा पाप तो उन्होंने ये किया जिस पार्टी की सरकार होती है। लेकिन सवाल वही है कि अब जाकर जब कोई बवाल या हिंसा, उसके बाद कार्रवाई में नाम सामने आता है। लेकिन आप सोचिए कि आखिर किस तरीके से आप कह रहे हैं कि ये पीएफआई, ये सिमी, बैन क्यों नहीं लगा देते? बैन लगा दीजिए। निश्चित तौर पे अब पूरी उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। सिमी खत्म हो गई, पीएफआई भी खत्म होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई दंगे में, कई आतंकी गतिविधियों में नाम सामने आया है। मेरा ये मानना है कि कभी जो एक कानपुर की घटना हुई, जब प्रकाश में आई तब लोगों को लगा पूरे वो लोग स्तब्ध होंगे जो इनको नेक काम के लिए चंदा दे रहे थे, वो लोग स्तब्ध होंगे जो मदरसा चलाने के लिए, धर्म के प्रचार के लिए चंदा लेके आए और दंगा कराने का काम किया। अशोक पांडे जी, सिस्टम को ऐसे समझते हैं, दरअसल हाजी वसी के साथ दौते इस्लामी का भी नाम लेते हैं हम। दौते इस्लामी को लेकर हसन साहब, आपने शिकायत की थी शायद, 1 मिनट अशोक पांडे जी, आपने शिकायत की थी, कब की थी ये शिकायत? मैंने 2019 से इसके खिलाफ शिकायत करना शुरू किया। किससे की थी शिकायत आपने? मैंने देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, एनएसए साहब, और यहाँ तक कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को और इलाहाबाद हाई कोर्ट जो प्रयागराज है उनकी चीफ जस्टिस को मैंने लेटर लिखा था और बाकायदा लेटर लिख करके सारी बातों की आशंका जाहिर की थी और जो इनके कारगुजारी है जिससे भविष्य में ऐसा संकट उत्पन्न हो सकता है, इन सब बातों को मेंशन करके शिकायत की थी। और वही चीजें, दुर्भाग्य कहिए या हमारी बात सच हो गई, वही सब चीजें सामने आई। तो जब हमने, ठीक है, वही चीजें सामने आई। अमित का रुख करते हैं हमारे सहयोगी, वही चीजें सामने आई। अमित, दौते इस्लामी का नाम आता है, फिर भी डिब्बा देखा गया।
जिहादी गुल्लक देखे गए। अगर सिस्टम की बात हो रही है, हमें सुरक्षा चाहिए, अशांति नहीं शांति चाहिए, तो वो भाव कहां से आएगा? क्योंकि जो चीजें नाम सामने दिए जा रहे हैं सर, इससे खतरा है। फिर भी कोई नहीं। हाजी वसी को लेकर इतनी ढिलाई बरती गई, जब दंगा हुआ, हिंसा करने की कोशिश हुई, तब नाम सामने आया। वक्त से पहले नहीं जागे। वही दौलत इस्लामी के बारे में भी सब कुछ सामने आ गया अमित, लेकिन आपने देखा, आपकी रिपोर्टिंग के दौरान ये सामने आया, दुकानों पर अभी भी डोनेशन बॉक्स रखे हुए मिले। बिल्कुल राहुल, देखिए अभी भी चोरी छिपे दुकानों में डोनेशन बॉक्स रखे हुए हैं। और अभी कुछ दिन पहले हमने जो 2 दिन पहले रिपोर्ट दिखाई, उसमें पता चला कुछ दिन पहले ही एक दुकान में, एक मेडिकल स्टोर में बाकायदा वो बॉक्स रखे कुछ लोग आए थे। हमने उनसे पूछा कि ये बॉक्स किसने रखा है, ये पैसा कहां जाता है, किस इस्तेमाल में होता है। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि लोग भी कितने लापरवाह हैं। और सूफी खानका एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह बता रहे हैं। हमने ही सबसे पहले न्यूज स्टेट में आज से 1-1.5 साल पहले दावत इस्लामी को लोग, इन्होंने जो खुलासा किया था वो खबर भी दिखाई थी और इन्होंने शिकायत भी की थी। लेकिन वाकई ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उस चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया। और आज देखिए ये सारी बातें उनकी सच साबित हो रही हैं। और प्रधानमंत्री से लेकर तमाम बड़े नेताओं को, गृह मंत्री तक इसकी शिकायत की गई थी, लेकिन आज सब कुछ वही सच साबित हो रहा है। और जिस तरह उदयपुर में भी कनेक्शन सामने आया, दावत इस्लामी के लोग के बारे में जानकारी मिली कि उनका कानपुर कनेक्शन है, तो कहीं न कहीं ये बताते हैं कि चीजों को अगर पहले ही बहुत गंभीरता से वही चीजें कही जा रही है जो हाजी वसी के मामले में सामने आ रहा है। अचानक से बड़ा आदमी बना नहीं, अचानक से अरब देशों से फंडिंग हुई नहीं। सूर्य कुमार जी, सिस्टम कमजोर है या उसमें बैठे लोगों ने कमजोर कर दिया, यह सिस्टम अपने तरीके से काम नहीं करना चाह रहा? बिल्कुल, दोनों कारण हैं। एक और तो दिक्कत यह है कि ये अपने देश की आबादी बहुत है, जिले बहुत हैं, प्रदेश बहुत हैं और उनमें तमाम लोग ऐसे कामों में लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट का कंट्रोल भारत सरकार के गृह मंत्रालय से होता है, उसका कुछ विकेंद्रीकरण हुआ नहीं, यानी कि जिलों में, प्रदेश में उनकी शाखाएं अभी तक खुल नहीं पाई। और ये जो आपने देखा होगा, ईडी का नाम सुना होगा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का काम होता है कि विदेश से कोई पैसा ले आए तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बन गया है, फेमा, तो उसको और साथ में मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट बन गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग यानी पैसे की धुलाई, विदेश से किसी और काम के लिए आया, उसको बदल के किसी और काम में लगा लिया। लेकिन ये जो सिस्टम बने हुए हैं, अभी भी इनमें कर्मचारियों की संख्या, अधिकारियों की संख्या इतनी कम है और देश इतना बड़ा है, लोग इतने ज्यादा हैं, काम इतने ज्यादा लोग कर रहे हैं कि वो हर तक पहुंच नहीं पाते। अब बची बात पुलिस की, तो आपने पुलिस को देखा हो, किसी थाने में भाई साहब कभी चले जाइएगा तो आप देखेंगे खाली कोई नहीं बैठा है। वो कोई आदमी नाली का झगड़ा, कोई पनाले का झगड़ा, कहीं स्कूल में परीक्षा, कहीं लॉ एंड ऑर्डर, कहीं चोरी हो गई है, कहीं, यानी कि पुलिस के पास काम इतने रहते हैं कि वो इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। और जब दंगा हो जाता है तब वो कहते किसने किया, कहां से लाया, कौन लाया, तब तक वो चोरी, लूट और छेड़खानी, स्कूलों के सामने ड्यूटी और परीक्षा ड्यूटी और मंदिर में स्नान, ध्यान, वही वाला हाल हुआ कि आग लगे कुआं खोदे वाली कहानी हो जाती है। रहना भी पड़ता। अशोक पांडे जी, बड़ी बड़ी चीजें तो होती रहती, बार बार कह रहा हूं, सरकार आपकी पार्टी की है, हो क्या रहा है? कितने हाजी वसी अभी भी घूम रहे होंगे कानपुर में, इस भारत में, इस प्रदेश में? देखिए, अभी तो एक पकड़ा गया है। निश्चित तौर पे एक मामला, देखिए एक मामला खुला है। निश्चित तौर पे इसी तरह के निश्चित तौर पे लोग होंगे जो धर्म के नाम पर, मदरसे के नाम पर नेक काम के लिए चंदा लाए होंगे और इस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। निश्चित तौर पे हम लाए होंगे, लेकिन जानकारी तो नहीं है ना, बचने वाला नहीं है, इनके खिलाफ तो हम कार्रवाई। देखिए सिस्टम, अब जब नेक काम के लिए बता तो रहा हूं कि नेक इरादे से ही सिमी का गठन हुआ था, जो उन्होंने नेक इरादा दिखाया। पीएफआई का अभी दावत इस्लामिक पाकिस्तान से गवर्नर होने वाला, अभी कानपुर में बड़ा सा जलसा हुआ, बाद में पता लगा कि उदयपुर की जो घटना हुई है उसका पूरे देश को पता लग गया, हत्यारा था। उसमें आप क्या बता रहे हैं अशोक पांडे जी? वो तो पूरे देश को पता लग गया जब घटना हुई।
ये हमारी सरकार है। तो बहुत पहले ही कौशल साहब कर चुके थे, हमारी सुनवाई सरकार कहाँ हुई उनकी? नहीं तो ये घटना होती ना। देखिए, निश्चित तौर पे हमारी सरकार है, इसलिए एक खुलासा हो रहा है, वरना अभी आपने देखा होगा उदयपुर की घटना में सीधे सीधे वहां की सरकार ने एक छोटी सी हत्या मानकर कार्रवाई शुरू की थी। निश्चित तौर पे जब वो केंद्र प्रदेश से हमारी सरकार है, पता नहीं कौशल साहब आपकी बातों को नकार रहे हैं। कौशल साहब क्या कह रहे हैं? जो नेक आपकी बातों को नकार रहे हैं कौशल साहब। अशोक पांडे जी बड़े सम्मानित हैं और मैं देखिए नकार क्या वो निश्चित तौर पर शिकायत उन्होंने किया तो कार्रवाई हो रही है कि नहीं? कानपुर की घटना उजागर 2019 में शिकायत की थी, 2020, 21, 22 चल रहा है कि नहीं? धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश सरकार को कि जिसने हमको एक इनाम दिया। देखिए, मेरा ये मानना है, आप ईमानदारी से बताएं कि कोर्ट में कई लोगों ने कोर्ट में कहा जब हमारे के खिलाफ पीएफआई के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया तो पता क्या लगा कि वो नेक कामों के लिए, समाज में भलाई का काम करने के लिए वो संस्था चलती है और वो खारिज हो गया मामला। हमारी सरकार में प्रकाश में आ रहा है कि नहीं, उसकी आड़ में ये मजहबी हिंसा भड़काने का काम हो रहा है। कौन सा मजहब है जो दंगे की इजाजत देता है? कौन सा मजहब है जो हत्या की देता है? कोई मजहब ऐसा नहीं है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख पठान हो, कोई मजहब दंगा कराने या निरीहों की हत्या करने की इजाजत नहीं देता। निश्चित तौर पे हमारी सरकार है तो ऐसे लोगों का खुलासा हो रहा है, हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। शक्तियों के साथ लड़ने का काम करता है। धर्म के नाम पर कृपया मुझे उकसाने का कष्ट न करें। मैं ऐसी कोई बात नहीं करता जिससे देश में सांप्रदायिक विभेद पैदा हो, बल्कि हमने लोगों को जोड़ने का काम किया और लोगों को जोड़ने के काम कट्टरपंथियों का विरोध करने के कारण आपकी पुलिस ने, आपकी सरकार ने मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा लगाया और ऐसे घिनौने अपराध का मुकदमा लगाया जिसका जिक्र करना भी सभ्य समाज में पाप माना जाता है। ऐसा मुकदमा आपकी सरकार ने हमारे ऊपर लगाया। सूर्य कुमार जी, क्या करने की जरूरत है? सपना तो विश्व गुरु बनने के देख रहे हैं हम लोग। जरूरत ये है, लेकिन अंदर खाने क्या चल रहा है हम लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। बिल्कुल, जरूरत ये है कि हम अपनी व्यवस्थाओं को और दृढ़ करें। जब मैं देखता हूं कि इंटेलिजेंस का जो LIU का जो काम है वो पासपोर्ट सत्यापन में ही इतना बिजी रहते हैं कि और काम की उनको फुर्सत ही नहीं मिलती। इतने ज्यादा लोग विदेश जा रहे हैं और इतने ज्यादा लोगों का पासपोर्ट, वीसा, नौकरी सत्यापन की फला जगह नौकरी पाए हैं, सब उसी में लगे रहते हैं। जरूरत यह है कि और अतिरिक्त आदमी या तो रखे जाएं या फिर ये काम किसी एजेंसी को दिया जाए कि जो पूरा निगरानी करे जिला जिला में। कम से कम हर जिला में ऑफिस बन जाए कि ये ऐसा दुरुपयोग न करने पाए, यानी कि और जनशक्ति और अधिकारी और कर्मचारी और निगरानी और कार्यालय करने पड़ेंगे। और कम से कम ये तो जरूर हो कि दंगा करने में, देश में आपस में हिंदू मुसलमान को लड़ाने में जो लोग सक्रिय रहते हैं, इन लोगों पर निगरानी, इनके इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस इनकी की जाए। फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पे क्या लिखता है कौन, उसकी पूरी निगरानी की जाए और उस पर नजर रखी जाए और घटना करने के पहले ही उसको पकड़कर उसको लीगल कार्रवाई, रोकथाम की कार्रवाई जिसे कहते हैं पुलिस में प्रिवेंटिव एक्शन, उसको प्रिवेंटिव एक्शन में उनको लाकर मजिस्ट्रेट के सामने की ऐसी ऐसी बात कर रहा है, कल को इसकी वजह से बवाल हो जाएगा। अभी एक हमारे सिस्टम में और कमी है कि घटना हो जाने पर हम लोग एक्टिव होते हैं, जबकि जरूर और कारण यह है कि आदमी उतने ही हैं, घटनाएं हो जाती है तो उसी में परेशान रहते हैं। तो अब इसकी जरूरत है कि प्रिवेंटिव एक्शन करने के, रोकथाम की पुलिस एक अलग से। और सूर्य कुमार जी, उपाय तो 20 है, उपाय तो 20 है, लेकिन धरातल पर उतारे कौन, उतरे कैसे, सवाल इस बात को लेकर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों को, और अमित आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। जाहिर तौर पर जो कानपुर में हुआ पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा, नाम लगातार सामने आ रहे हैं। हाजी वसी का नाम, जो तालीम के नाम पर अरब देशों से पैसा लाता था, लेकिन उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है, अभी तक किया जाता रहा, वो सबने देखा। जाहिर तौर पर अब उस सिस्टम की भी जरूरत है कि ऐसे लोगों को रोका जाए जो तालीम के नाम पर पैसा लाते हैं और हिंसा कराने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही।